अच्छे जो फिज़िकल वाले हजरात हैं तो वो वेबसाइट को जो है वो चेक करते रहिएगा फ्रीक्वेंटली, और उस पर फिर जो मैंने आपको बताया था कि सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ये जो क्लिप्स बने 2-3 दिन में सारे बन जाएं। तो ये आखिरी वाले 2-3 तो आराम से मैं बनाऊँगा, ये 2-3 दिन में ये सारे बन जाए यहाँ तक कम से कम। तो ये ज़रा वेबसाइट को ना 1-2 दिन बाद देख लिया करें, adnanrauf.com वाली। अच्छा किधर है यार वो पेज? अब ओके, पेज 636 लास्ट पैरा निकालें। 6 लास्ट पैरा। वॉल्यूम 1 में अच्छा, ये एक थ्योरी की हद तक कॉन्सेप्ट है कि पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सेपरेट और कंसोलिडेटेड। ये लेक्चर का बी पार्ट। पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सेपरेट और कंसोलिडेटेड, और पीटीसीएल की कोई एसोसिएट है जिसके इसने 30% शेयर खरीदे हुए हैं। कंसोलिडेटेड में ये वर्किंग 7 मैंने आपको बताया था करते हैं, और इस वर्किंग 7 का नाम होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और इस मेथड का नाम है इक्विटी मेथड। क्या मेथड का नाम है? इक्विटी मेथड। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग बात सुने जो न्यूमेरिकली तो आपको नहीं आएगी, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ। ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना, इसमें पीटीसीएल की मर्जी है कि एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स को, पहले इधर देख लो, एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे रखे, मर्जी है। एट इक्विटी मेथड रखे, सेपरेट में भी मर्जी है, सेपरेट में भी आप इक्विटी मेथड पे रख सकते हैं, इक्विटी मेथड पे रखें, और आईएफआरएस 9 की रोशनी में रख ले, यानी एफईटीपीएल या एफईटीओसीआई। तो एक थ्योरी की हद तक बस याद रखिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो कंसोलिडेशन है ना एसोसिएट्स की, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो कोई इतनी टेंशन नहीं, कंसोलिडेशन है। एसोसिएट को हाँ, खुदा ना खास्ता फाइनल अकाउंट का सवाल आ जाए, और फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर वो आपको कह दे कि एसोसिएट्स को डील करो एट कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट पे पड़े रहने दीजिएगा इन्वेस्टमेंट्स को। दूसरी ऑप्शन वर्किंग 7 की तरह की वर्किंग कर दें, और तीसरी ऑप्शन आईएफआरएस 9 की तरह रख दें। तो अगर पीटीसीएल किसी कंपनी के 30%, 22%, 40%, 42% शेयर खरीद ले, तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है, डेट इज वर्किंग 7 इक्विटी। इक्विटी मेथड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं और फिर सीआरई में क्लोजिंग माइनस प्री जाती है, डेट इज कॉल्ड एज इक्विटी मेथड। यानी कॉस्ट पकड़ते हैं और कॉस्ट में फिर सीआरई में क्लोजिंग माइनस प्री जाती है। एट कॉस्ट मेथड क्या है? कॉस्ट पे ही पड़े रहने दो, क्लोजिंग माइनस सारी वगैरह ना डालो। और इक्विटी मेथड क्या है? इक्विटी मेथड तो यही जो इधर बताया। और तीसरा कौन सा है? आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पकड़ो, जैसे अभी 250 मिलियन थी, और ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू देखो 270 मिलियन है, गेन लॉस पीएनएल के अंदर ले जाओ अगर एफईटीपीएल है, वरना एफईटीओसीआई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये देखें ऊपर यहां लिखा हुआ है, व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर इट शैल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ईदर एट। तो ये मैंने कंसोलिडेटेड का भी बता दिया आपको, सेपरेट का भी बता दिया।
लेकिन यहां किसका जिक्र हो रहा है? सेपरेट का। ओके चलें जी आगे। जो रात लेट आए हैं वो 4-5 मिनट ऑनलाइन ले लीजिएगा। अच्छा भाई आगे IS 41 क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट पेज 700 वॉल्यूम 1 IS 41। अच्छा ये जो है ना ये बड़ा मज़े का सवाल है। इस सवाल में ना आपको ऑरेंज का टेस्ट आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक याद होगा चीज़, हम फिज़िकल चेंज और प्राइस चेंज के अंदर फ़र्क करते थे। तो इसमें ये सारा सवाल का हिस्सा मैंने नहीं पढ़ाना आपको, सिर्फ आपको ये लाइनें पढ़ानी हैं। अ फार्मर ओन्ड अ डेयरी हर्ड, हमारे पास एक रेवड़ है। एट 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन द हर्ड्स आर 2,10,000 काउस 3 साल की, 2,10,000 काउस 3 साल की। एट 31 दिसंबर 3 साल की हैं। तो यार ये जो सवाल में ओपनिंग जब लेंगे ना, तो पिछले सवालों में ना ओपनिंग गिवन होता था, वैसे सवालों में ना ओपनिंग गिवन होता था। ये देखें क्वेश्चन 5 जैसे, अ हर्ड ऑफ 10 2-year-old एनिमल्स वाज हेल्ड एट ओपनिंग। ये इसने घुमाया है बस थोड़ा सा, कि इसने सवाल तो शुरू कराना ओपनिंग से ही है, लेकिन इसने उम्रें इनकी कौन सी वाली दे दी? एट क्लोजिंग वाली उम्रें दे दी। तो जब हम ये सवाल करना शुरू करेंगे ना, तो हम क्या सोचेंगे कि एट 1 जनवरी ये कितने के थे? 2 साल के। बस ये हल्का सा ट्रिक था एक सवाल में। देखो कैसे पता चला। एट 31 दिसंबर, ये मैं जो ये लिखा है ये मैं दिखाता हूं अभी। एट 31 दिसंबर द हर्ड्स आर 3-year-old। एट, और आगे ये 2 नुक्ते लगे हुए हैं। एट 31 दिसंबर द हर्ड्स आर 3-year-old। इसका मतलब है अगर मैं 1 जनवरी से सवाल स्टार्ट करना चाहूं तो 1 जनवरी को कितने साल के होंगे? ये 2 साल के। क्लियर? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है इसने? ऑल परचेज्ड ऑन और बिफोर 1 जनवरी। कहते हैं इसमें से कुछ ऐसे जानवर हैं जो 1 जनवरी को खरीदे थे और कुछ ऐसे जानवर हैं जो, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस 3 साल में कोई ऐसे जानवर नहीं है जो साल के दरमियान में खरीदे थे। इससे बस ये बताना चाह रहे हैं ऑन, ऑल परचेज्ड ऑन 1 जनवरी और बिफोर 1 जनवरी। 1 जनवरी से भी पहले के खरीदे हुए थे, लेकिन शुक्र है सारे के सारे हमारे साल के पहले दिन तो 2 साल के होंगे ना। अगर साल के एंड पे सारे ही 3 साल के हो गए हैं माशाल्लाह, तो हमारे साल के पहले दिन कितने के होंगे? और खरीदे हो सकते हैं हमारे साल के शुरू में हो, साल से पहले के हो, लेकिन सारी अल्लाह का शुक्र है साल के शुरू में 2 साल के थे। डन। अगली बात, ये हिफ्रीज होते हैं इनके बेबीज। एट 31 दिसंबर 2018 द हर्ड्स आर 75,000। इस तरह के 2 सवाल हमने क्लास में किए थे प्राइस ऑफ फिजिकल चेंज वाले। एट 31 दिसंबर 18 द हर्ड्स आर 75,000 हिफ्रीज। एवरेज एज एट 31 दिसंबर इनकी एवरेज एज कितनी है? 1.5 साल। एट 31 दिसंबर इनकी एवरेज एज कितनी है? 1.5 साल। आप बताएं साल के शुरू में कितने के होंगे? आधे साल के। साल के शुरू में कितने के होंगे? आधे साल के। लेकिन भाई ये तो खरीदे ही इस साल हैं, तो फिर इस दिन खरीदने वाले दिन कितने साल के होंगे? 6 महीने पुरानी बात है ना फिर तो। ये 31 दिसंबर की डेट है, ये 1 जुलाई की डेट है, तो फिर इस दिन कितने साल के होंगे? 1 साल के। तो ये हो गए ओपनिंग और ये हो गई परचेजेस। परचेजेस भाईजान किस दिन की हैं?
लेकिन जब परचेज किए होंगे तब कितने के थे? अब तो 1.5 के हो गए हैं, 1 साल के। तो ये थोड़ा सवाल के डेटे को हमने बेहतर किया। बेहतर करने के बाद अब हम जो है वो ये सारी बात काट सकते हैं और आगे सवाल उसी तरीके से करना है आपने। चलेंगे आगे। टिक लगे हुए परेशान कर रहे हैं जी। फाइनल अकाउंट एमसीक्यू नंबर 18 और 29। बस अब रिलैक्स हो जाए, ज़रा टेक शेक लगा लें। यार आप लोग तो जवान है, कोई 17-18 घंटे दिन में पढ़ लिया करें। ये 24 घंटे टोटल, 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने और नमाज़ों के, 16 घंटे। 16 घंटे तो नॉर्मल बंदा पढ़ सकता है जी। एमसीक्यू नंबर पहला कौन सा मैंने बोला? 18। मार्स लिमिटेड इज अ पेज नंबर 352। मार्स लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. It is subsidiary of Mercury. It is subsidiary of Mercury, which is a listed company on stock exchange. Which schedule of companies is applicable to it? It से क्या मुराद होगा फिर? मार्स की बात कर रहा होगा या मरकरी की? जिसकी बात शुरू की है मार्स की, तो मार्स पे कौन सा शेड्यूल लगता है? यार जब मार्स की बात होगी ना तो मार्स को ही देखा जाएगा, फिर एक्लेयर्स को, सॉरी, जब मार्स की बात होगी ना तो मार्स को ही देखा जाएगा, फिर और किसी को नहीं देखा जाएगा। इसके अब्बू कौन है, क्या है, क्या चक्कर है इसके अब्बू, मतलब छोड़े परे सिर्फ मार्स को देखें। मार्स खुद क्या है? अनलिस्टेड। मार्स खुद क्या है? अनलिस्टेड। तो वी शुड नॉट बॉदर कि इसके अब्बू अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं। ओके, मार्स खुद क्या है? अनलिस्टेड। मार्स खुद क्या है? वो पेज आ जाए वरना हमारी तो गरारी बंद नहीं होनी। मार्स खुद क्या है? मार्स खुद क्या है? पेज नंबर 252 था ना। मार्स खुद क्या है? अनलिस्टेड। पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड। आगे स्मॉल मीडियम लार्ज के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। इन सब पे कौन सा शेड्यूल लगता है? 5th शेड्यूल। डन। ओके, अच्छा वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे पूछ रहा हूं, सवाल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूं कि मरकरी बच्चे समझ रहे हैं कैसे पास की है? मरकरी पे कौन सा लगेगा? मरकरी पे, मार्स पे तो 5th लगेगा ना, पेज नंबर 352। लेकिन मरकरी पे क्या लगेगा? 4th। डन जी, क्योंकि वो क्या है? अब्बू तो लिस्टेड है ना पेरेंट कंपनी तो भी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला कौन सा है? 29। रोल ओवर याद है? रीफाइनेंसिंग, लोन को रीफाइनेंस कराना। अगर साल से पहले करवा लें तो एडजस्टिंग इवेंट, और अगर लोन को साल के बाद रीफाइनेंस करवाएं तो याद आ रहा है? रोल ओवर रीफाइनेंस, रोल ओवर, या असल लफ्ज़ हमने कौन सा यूज किया था? नहीं, लोन का ना साल के एंड पे करंट में शो करना है या नॉन करंट में शो करना है, इस पे बहस हुई थी। और उसमें हमने बात की थी कि अगर बैंक से आपने साल से एंड से पहले इजाज़त ले ली कि मैं इसका करंट को नॉन करंट कर रहा हूं तो एडजस्टिंग इवेंट, और अगर बैंक से साल के बाद में इजाज़त ली तो नॉन एडजस्टिंग। ये अब याद आ रहा है थोड़ा सा?
एन एंटिटीज ईयर एंड इज 30 जून व्हेन इट हैज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑन फरवरी। भाईजान 8 महीने बाद पे करना है लोन। देखने में क्या लग रहा है, करंट या नॉन करंट? देखने में क्या लग रहा है? द लोन इज रीफाइनेंस्ड, इजाजत ले ली है हमने साल खत्म होने के 20 दिन बाद, अब तो ये 6 साल बाद पे होने, बैलेंस शीट में करंट में शो करेंगे या नॉन करंट में शो करेंगे? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था जो पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा था बैलेंस शीट में करंट में शो करके डिस्क्लोजर दे दें, करंट में शो कर दें और डिस्क्लोज कर दें। वजह 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 करंट में क्यों? क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। साल के बाद अगर इजाजत ली तो फिर आपने इसको नॉन एडजस्टिंग लेना है, यानी अब आप इसको नॉन करंट ना कहें। दिखने में वैसे नॉन करंट अब बन गया है, लेकिन कब बने? एज ऑन क्या था? करंट। एज ऑन 30 जून तो करंट था। और अगर इधर जुलाई 20 की जगह 28 जून लिखा होता, 28 जून को इजाजत मिल गई बैंक से, फिर किस में डालते हैं? फिर तो नॉन करंट में डालते हैं। छोटी छोटी चीजें। आगे क्या यार, पेजों में बस ना घुमाओ ना, अब ऐसे ही करा दो कोई चीजें। चलो पेज नहीं, ये तो आप खुद ही देख लीजिएगा। पेज 222, कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से खर्चे जाने हैं, एडमिन में कौन से जाने हैं, सेलिंग में कौन से जाने हैं, ये कोई पूछ रहा था। फरमान वाली चीज़ है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कोई याद हो? यार एबनॉर्मल लॉस खरीदी हुई चीज़ें ज़ाया होती हैं हमारी, F1 में पड़ी हुई है, खरीदी हुई चीज़ें ज़ाया होती हैं, तो परचेज क्रेडिट होती है। और पहले टीचर एडमिन एक्सपेंस डेबिट कराते थे, आजकल वैसे वो जो एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस है ना, उसमें ज़रा लॉसेस शो करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आम रिकरिंग नेचर के नहीं होते। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस? परचेज क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। यानी कि एक दुकानदार के बिस्किट चोरी हो गए तो क्या एंट्री करेगा? परचेज क्रेडिट, खर्चे डेबिट। अच्छा यार, एक दो दफ़ा पेपर में आया है कि डिस्काउंटिंग आपने चीज़ों की करनी है। डिस्काउंट करने में ना आपको दो किस्म के रेट दे सकते हैं, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। तो आपने यूज़ कौन से करने हैं? प्री टैक्स। ये शायद F1 में भी आपको कभी बताया गया हो, इम्पेयरमेंट लॉस में। तो रेट दो गिवन हो, पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स, डिस्काउंटिंग के लिए। तो डिस्काउंट के लिए कौन सा रेट यूज़ करना है और इसकी वजह नहीं जानने की ज़रूरत। ओके, MCQs given on next page। अच्छा, ये इस तरह के कोई एथिक्स के भी MCQ आ सकते हैं। इंटेग्रिटी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहना था। मैं ज़रा सोल्यूशन छुपा रहा हूँ। मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ये तो ऑब्जेक्टिविटी था। और मेंबर हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट एम्प्लॉयर, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस था, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस था। ठीक है, तो अब बता दें कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे? ए। ऐसे ही MCQs एक दो मैंने एथिक्स के भी आपको बता दूं आ सकते हैं। अ थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल occurs when because of close relation member become too sympathetic to the interest of others। ये कौन सा है? नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट से कंपेयर ना करो ना, रिवाइज नहीं किया हुआ अभी, तो बस ऐसे ही तरह नजर मारने के लिए मैंने रखे थे। फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा यार, ये जरा समझिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट, ये देख लीजिएगा कहीं आइडेंटिफाई द रॉन्ग ना लिखा ऊपर। आइडेंटिफाई द करेक्ट। फेयर वैल्यू थ्रू OCI is a category for investment in shares and it is an elective category. For investment in shares, it is elective or default? Elective। इसको टेक कर लेते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, सबर सबर सबर, रिवाइज करेंगे, ये इधर रिवाइज करेंगे। एथिक्स के लिए मैंने रिवाइज नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है आप वो देख के समझ जाना था आपने। इधर रिवाइज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा यार, इसमें ना आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाना नियत हो और आपकी ये नियत हो कि आपने इन्हें होल्ड करना है, तो मैंने कहा था फिर किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। और अगर आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाना और अच्छी अपॉर्चुनिटी निकला है तो बेच भी दें, तो किस पे रखेंगे? FVT OCI। इन दोनों कैटेगरीज पे ना स्टार लगा हुआ था, इन दोनों कैटेगरीज पे स्टार लगा हुआ था। एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन गो फॉर FVT। इसका मतलब है इन दोनों को FVTPL पे लेके जाना। इधर इलेक्शन है, उधर
उधर एफईटी ओसीआई पे लेके जाना इलेक्शन थी, और इधर देखें पहले उसने ये बताया कि अमोर्टाइज कॉस्ट और इस पे रखो, लेकिन तुम चाहो, उधर लिखा होता है इररिवोकेबली ले जाओ एफईटी ओसीआई पे, इधर कुछ और लिखा हुआ है इररिवोकेबली किस पे ले जाओ, एफईटीपीएल पे। डन। तो उधर कॉन्सेप्ट ये है कि शुरू में अगर आप एफईटी ओसीआई पे जाना चाहो तो चले जाओ, फिर वापस नहीं आ सकते। इधर ये है शुरू में इधर या इधर रहो, लेकिन अगर शुरू में इधर जाना चाहो एफईटीपीएल पे तो फिर तुम जा सकते हो। ठीक है जी। पढ़ें जी। एफईटी ओसीआई कैटेगरी फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इलेक्टिव कैटेगरी। ये वाली इलेक्टिव नहीं है। इलेक्टिव इधर कौन सी है, तो जाके लिखा है बेशक पेज नंबर 176 इलेक्टिव। ओके, लोन्स एंड रिसीवेबल्स, लोन्स एंड रिसीवेबल्स इसी सफ़े पे रहें, इसी सफ़े पे रहें। लोन्स एंड रिसीवेबल्स, ये पेबल्स नहीं है, लोन्स एंड रिसीवेबल्स इधर होंगे। लोन्स एंड ये सफ़ा है लोन्स एंड रिसीवेबल्स के लिए। लोन्स लोन पेबल के लिए वो वाला सफ़ा है, ये वाला लोन पेबल के लिए वी रेज्ड लोन। लोन्स एंड रिसीवेबल्स टाइप वाले लोन कौन से होते हैं, वी गेव लोन या वी रेज्ड लोन, वी गेव लोन। तो लोन्स एंड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स तो इधर आएंगे ना। लोन्स एंड रिसीवेबल्स डेट सेटिस्फाई अमोर्टाइज क्राइटेरिया, लोन्स एंड रिसीवेबल डेट सेटिस्फाई द अमोर्टाइज्ड क्राइटेरिया। अमोर्टाइज्ड क्राइटेरिया ये है ना कि आपने होल्ड करने हो और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाना हो। Loans and receivable that satisfy amortized criteria, but there is an accounting mismatch should be classified at FVTPL। लेकिन इनके अंदर अगर क्या आ जाए बोले अकाउंटिंग, तो इनको किस पे रख दें? क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है। आपको मैंने इस सफ़े पे भी दिखाया था अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ना काफ़ी सारी फाइनेंशियल एसेट्स लिए हुए, काफ़ी सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ ली हुई हैं। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को उसने FVTPL पे रखा हुआ है और फाइनेंशियल एसेट्स को उसने किसी और मॉडल पे रखा हुआ है, तो बेहतर है कि मिसमैच ना हो। मैचिंग के लिए उनको भी किस पे रख लें, FVTPL पे। तो बताएं ये बात दुरुस्त है इसकी या गलत है कि इस क्राइटेरिया को अगर मीट कर भी रहा हो तो हम दिल चाहें तो FVTPL पे इनिशियली जा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को क्या करें, टिक करें। तो कौन कौन सी ऑप्शन टिक होगी, 1 और 3। अच्छा नहीं यार, ये तो पेपर में आने का 0% चांस है कि लीज डाल दे IS-21 में। IS-21 जहन में लाए ना, फॉरेन करेंसी, और लीज वाला एसेट बाहर के मुल्क से लीज पे लिया हो। लेकिन ठीक है कोई नहीं, 1-2 मिनट लगा लें। पेज 408 पे आए, पेज 408 पे आए। IS-21 वही तो मैं बताने लगा हूँ जी, वो मैं बताता हूँ। पेज नंबर कौन से, IS-21 पेज 408। अच्छा ये ना हमने बाहर के मुल्क से लोन लिया था, बाहर के मुल्क से लोन लिया था। ये देखें इधर, ये PV टाइप चीज़ है, ये प्रिंसिपल है, ये इसका क्या है, इंटरेस्ट। पेज 408। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि शायद आपको याद हो, वैसे तो आपने IFRS 9 भी ताज़ा पढ़ा हुआ है यार, IFRS 9 ताज़ा पढ़ा हुआ है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट अभी पढ़ा है, बल्कि कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इसमें मैंने आपको कहा था कि आप प्रिंसिपल का कॉलम जो है वो बेशक उड़ा दें। हाँ प्रिंसिपल का कॉलम हमने जो है वो उड़ाया हुआ है, प्रिंसिपल का कॉलम उड़ाया हुआ है।
तो IFRS 9 टाइप में भी इसी तरह पड़ता है। बोले कैश डेबिट लोन क्रेडिट, फॉरेन करेंसी लोन लिया था, बोले कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो IFRS 9 टाइप ही लगी ना एंट्रीज। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। भाई कैश डेबिट लोन क्रेडिट, IFRS IAS 21 रिवाइज हो रहा है अभी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन डेबिट कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। इधर प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाली इंटरेस्ट छोड़े, इसी पैटर्न पे करते हैं एंट्रीज। इंटरेस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी डेबिट, मैंने माना वो प्रिंसिपल से करते थे लेकिन मैंने प्रिंसिपल उड़ा ही दिया ना, तो लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, डन। तो वही सारा पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये पहले आपको बताएं हम एक टी अकाउंट सा बनाते होते हैं, क्योंकि ये फिगर सारी फॉरेन करेंसी में है, इनको किस में कन्वर्ट करना होता है, पाक रुपीज में। देखें जरा आप क्या एंट्रीज बनेगी लीज की, जल्दी से बता दें। राइट ऑफ, लिखें लिखें, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। इसकी एंट्री बोलें इंटरेस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। इसकी एंट्री बोलें लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट को हम अलग अलग नहीं करें, इकट्ठा ही कर रहे हैं एंट्री। और इसकी एंट्री बोलें एक्सचेंज लॉस डेबिट, और बोलें लोन या लीज लाइबिलिटी लॉस यूज कर रहे हैं, लीज लाइबिलिटी। चलें जी, पहले साल की एंट्रीज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 साल की लीज की एंट्रीज मांग लेगा। तो एंट्रीज वही हैं सारी। सफ़े के टॉप पे लिखें एसेट इज लीज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, एसेट इज लीज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। और ये आपको बात भूल ना जाए, इसी तरह आपने किस्तों की पीवी निकाल लेनी है। ऐसे ही पीवी निकालते हैं ना, किस्तें पकड़ते हैं उनकी पीवी निकाल लेते हैं। ये लिख लें, किस्तों की पीवी निकल आई। लीज में किस्तें होंगी 1200 की फॉरेन करेंसी में, उनकी पीवी निकाल लेंगे। और आपको याद होगा वर्किंग 1 पहले करते थे, फिर बाद में वर्किंग 2, क्योंकि पहले हम करते थे फॉरेन करेंसी में वर्किंग और फिर उसे किस में कन्वर्ट करते थे, पाक रुपीज में। इन रेयर चांस अ क्वेश्चन में कम। जी भाईजान, इम्पेयरमेंट लॉस टैक्स वाले माइनस करने देंगे या इम्पेयरमेंट लॉस की जगह कोई और माइनस चीज़ करने देंगे? तो अगर मैं आपके सामने करंट टैक्स की वर्किंग बनाऊं, करंट टैक्स की वर्किंग बनाऊं, तो टैक्स वाले इम्पेयरमेंट लॉस माइनस नहीं करने देंगे। टैक्स वाले कहेंगे भाईजान हमें आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से नफरत है और हमें आपके इम्पेयरमेंट लॉस से नफरत है, और हम इसकी जगह पसंद करेंगे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। नहीं, मैं लीज वाले की बात नहीं कर रहा ना, लीज में तो मुझे पता है इधर इंटरेस्ट और डिप्शन ऐड होती है और रेंटल माइनस होता है, लेकिन मैं ओन्ड एसेट की बात कर रहा हूँ। ओन्ड एसेट इम्पेयर होती है ना, तो इसलिए याद रखिएगा इम्पेयरमेंट लॉस करंट टैक्स की वर्किंग में अगर कभी आ गया तो ऐड होगा। इसी तरह हो सकता है रिवैल्यूएशन लॉस को भी टैक्स वाले ना माने, वो तो हमने सवालों में किया हुआ है। तो इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में लिख लें, करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होगा कभी आया तो। और ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है इम्पेयरमेंट लॉस, क्यों? वो हम इम्पेयर कर रहे हैं, वो इसकी जगह क्या करने देंगे, डेप्रिशिएट करने देंगे। तो ये करंट टैक्स की वर्किंग में कोई ऐसा परमानेंट डिफरेंस नहीं है ये कि इसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं करेगी। ओके, वर्किंग डेट में बी अवॉइडेड इन पेपर। पेपर में आप कौन सी वर्किंग्स अवॉइड कर सकते हैं? तो भाईजान पेपर के अंदर जो है वो देखें, कंसोलिडेशन की बात करें तो वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 तो अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो हमारी पेट वर्किंग्स हैं। 7 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकलती है, 6 में मिसिंग फिगर निकालनी होती हैं, लेकिन उसके बाद सारी वर्किंग्स आप अवॉइड कर सकते हैं। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट,
फिर गेन के लिए डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाना, क्या ज़रूरत है? सेल प्रोसीड में से बुक वैल्यू माइनस करें आप, लेकिन शो करेंगे, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पे ये CRE का अकाउंट है, आपके जहन में आया यार मैंने प्रॉफिट रिवर्स करना है, तो अब आपको पता है कि सोल्ड था 40, अनसोल्ड है 10, सवाल से आपको पता चल रहा है अनसोल्ड का प्रॉफिट आपने निकालना होता है। तो आप क्या करें, आप इधर लिख लें मिसाल के तौर पे P2S वाली सेल को मैंने उल्टाना है, तो 10 रुपये पकड़ें, ये वाले सवाल में गिवन होंगे, ये 10 रुपये सवाल से पकड़ें और पकड़ के डिवाइडेड बाय 100 पे पड़े हैं, तो मुझे इसका प्रॉफिट दे दो मिसाल के तौर पे 30 रुपये, ये फिगर यही निकालें। तो इस तरह की वर्किंग आप अवॉइड करने की कोशिश करें, जो वर्किंग आपकी अवॉइड हो सकती है, लेकिन इट डजंट मीन कि यू आर नॉट सपोज टू शो दिस कैलकुलेशन। उर्दू में मैं बात करूँ अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस कैलकुलेशन को शो नहीं। इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि समझ नहीं आ रही, इंग्लिश आपको समझ आ रही होती है, कई दफ़ा बंदा अपने मूड में होता है, उर्दू फिर भी समझ आ रही होती है मूड में हो तो अच्छा, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये वर्किंग, इस किस्म की वर्किंग आप अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स में इसी तरह सोच लें, और कौन कौन से टॉपिक है, मिसाल के तौर पे फाइनल अकाउंट है अब, तो उसमें जारी बात है रिवैल्यूएशन की वर्किंग आप अवॉइड नहीं कर सकेंगे। आपको डेप्रिसिएशन के लिए अगर अलग से वर्किंग नहीं करनी, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, ऑन वो, तो वो ब्रैकेट के अंदर भी जो है वो वर्किंग्स कर सकते हैं आप। तो इस तरह की वर्किंग, अब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग अवॉइड नहीं हो सकती, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंसेस, करंट टैक्स की वर्किंग अवॉइड नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा अगर और कोई वर्किंग करनी है वो आपकी अवॉइड हो सकती है। IAS 12 में भी कई दफ़ा डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ता है, कई दफ़ा फिक्स्ड एसेट्स हों तो उनमें बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो कैरी डाउन आ जाता है, कभी तो एडिशन और डिस्पोजल होते हैं ना, तो फिर तो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडिशन डिस्पोजल नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन है, तो BD माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू CD। अब वहाँ पे जो है वो आपको क्या ज़रूरत है वर्किंग खोलने की, तो इस तरह की वर्किंग जो है वो कोशिश करें अवॉइड करने की। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उतना बनाने जितना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, लेकिन अच्छा IAS 1037 निकालें, क्वेश्चन 5 का C। ये 1037 के ना पास पेपर अच्छी तरह पढ़िएगा, सोल्यूशन उसके, ताकि हर टाइप के पास पेपर, वैसे तो हाउ टू राइट डाउन इन पेपर आपको बताया हुआ है, और एसोसिएट्स और एथिक्स में आप देखें ना 2 तरह के सवाल आते हैं एथिक्स में भी, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुरा काम करने को कहता है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला सवाल आता है। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाले सवाल 2 हैं पास पेपर में, उनके ज़रा सोल्यूशन अच्छी तरह पढ़ने हैं। ये 2 किस्म के सवाल आ रहे हैं ज़्यादा। किधर है यार, क्या है IAS 1037, इधर ही है, एंड पे है, दरमियान में, ऊपर है, दरमियान में, कहाँ है दरमियान में? नहीं, मुझे हाईलाइटिंग वाले जल्दी मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ पैरास हाईलाइट करके आपको मंडे को भेज दूँ, लेकिन मुझे कोई जल्दी इतनी नहीं है। 1037 में, IAS 38 में, IFRS 8 में, इन्हीं में ज़्यादा यूज़ हुए थे। चलो फिर भी मैं ठीक है जल्दी भेज देता हूँ, IFRS 15 में भी ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब तूने अब रिकॉर्ड तो ना करवा, बस बात होगी, मैंने भी सुन ली, कुछ टाइम दोगे तो से कर लेना, अभी तो मॉक भी बनाने मंडे का, तो अब वो 1-1.5 दिन उस पर लग जाने, तो मंडे को फिर मॉक के बाद, अब मॉक का सोल्यूशन भी मुझे लगता है ट्यूसडे पे चला जाना है। हाँ बोलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 5 का नहीं, पहले छोटे छोटे करें। 10 का, 10 के B का 1 जी भाईजान। 15% ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय GSSL इन दिसंबर 13, चीज़ें कब बेची? दिसंबर 13 में। व रिटर्न इन जनवरी, हमारे साल बेची, वापस कब आई? बेची कब, वापस कब आई? इट वॉज डिटरमिन्ड एट रिटर्न, वापसी क्यों? अच्छा वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इंट्रो के बच्चे को पता है दिसंबर में सेल हुई तो सेल बुक होगी, जनवरी में सेल रिटर्न हुई तो सेल रिटर्न बुक होगी, ये इंट्रो के बच्चे को पता है और बिल्कुल सही पता है। और उसको शुरू में वाली क्लासों में जो टीचर एंट्रीज करवाते हैं, दिसंबर की सेल दिसंबर में बुक करवाते हैं, और जनवरी में जब चीज़ें वापस आ जाएँ तो जनवरी में सेल रिटर्न बुक करवाते हैं। लेकिन IAS 10 कहता है कि एक चीज़ पढ़ो, वापसी की वजह क्या है, वजह वापस क्यों, उसको चॉइस, उसको पसंद नहीं आई या कोई मसला हुआ। इट वॉज डिटरमिन द रिटर्न वॉज ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। भाईजान मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो फिर दिसंबर में भी मौजूद था, उसमें बाद में रास्ते में ब्रेक हुई हैं चीज़ें, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? आप बताएं उसके जो वापसी की वजह है, क्या 31 दिसंबर को वो सामान सही सलामत था या 31 दिसंबर को भी उसमें मसला था?
वो तो बाद में सिर्फ खोला सामान तो कंफर्म हो गया कि इसमें मसला है, इसलिए इसको कौन सा इवेंट लेंगे? एडजस्टिंग इवेंट लेंगे, बिकॉज इट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट एंड दैट सर्कमस्टांसेस द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और कौन सा सवाल है? 14 का थर्ड। यार ये मैंने आपको एक दफ़ा करवाया हुआ है, दोबारा कर लें, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है, कॉन्सेप्ट आसान है, पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं। साल के बाद टैक्स रेट चेंज हुआ, ये है 30 जून 10, 18 अगस्त 10 को हुकूमत ने रिट्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिए टैक्स रेट में, यानी 18 अगस्त को हुकूमत ने कहा कि तुम लोग पिछले साल का टैक्स जो है वो हमारे बनाए हुए नए रेट पे दोगे। फर्ज करें इस दिन हमें रेट पता था 30%, हुकूमत ने इस दिन कहा नहीं नहीं रेट तो 32% हो गया, हमने कहा चलो ये तो आइंदा वाले सालों में होगा, हुकूमत ने कहा नहीं 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 ये रिट्रोस्पेक्टिवली जाएगा। आप भाईजान अगर अकल लगाएं तो अकल कहती है कि यार अच्छा पिछले साल का टैक्स तो फिर ज़्यादा ही देना पड़ेगा, अकल ये कहती है, लेकिन स्टैंडर्ड ये सवाल पूछते क्या ऐसे कोई हालात साल के एंड पे एग्जिस्ट करते थे? क्या हुकूमत कोई अनाउंसमेंट्स कर चुकी थी जो सिर्फ कंफर्म होने? नहीं, ऐसी कोई इंडिकेशन सवाल में नहीं है। तो इसको आपने कौन सा इवेंट लेना है? नॉन एडजस्टिंग। लेकिन अगर इसका इंपैक्ट मटीरियल है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स पे तो फिर आप डिस्क्लोज कर दें इसको। हाँ, तब तक मिलेगा नहीं। आगे चलें, अगला कौन सा सवाल? अगला कौन सा क्वेश्चन? 12 का 1 जी। हमारा महीना कौन सा है? साल का एंड 31 दिसंबर 11। हमारे साल खत्म होने के कितने दिन बाद कंपेटिटर ने लॉन्च कर दिया अपग्रेडेड वर्जन किसी डीवीडी प्लेयर का। WL's इन्वेंट्री इंक्लूड अ लास्ट स्टॉक ऑफ वर्जन। हमारे पास भी कुछ डीवीडी प्लेयर्स पड़े हुए थे, लेकिन आप सुने मार्केट में तो कुछ नए वाले वर्जन के आ गए हैं, दूर से आवाज़ आती है जिनकी। हमारे वाले 15 मिलियन के हैं। बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन हमारे वालों की NRV गिर के 12.5 हो गई जी। आने की वजह क्या बनी? वजह क्या बनी गिरने की प्राइस? 15 जनवरी या फिर उससे पहले कुछ हुआ है? 15 जनवरी। तो इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट, डेट देयरफॉर इट इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और कौन सा? 5 का C। 5 का C, इस पे यार टाइम लग जाएगा। 5 का C। ईयर एंड क्या है हमारा? 30 जून 17। भाईजान एक चीज़ बता दें, क्योंकि आप लोगों ने ना सवाल के एंड पे मेरे से बहस करनी है बहुत ज़्यादा। इस सवाल में के एंड पे ना बिल्कुल भी जब ख़त्म होने वाला होता है 10 मिनट बाद फिर बहस शुरू कर देते हैं बच्चे। मुझे ये बता दें कि मेरा ईयर एंड दिसंबर है, तो मैंने नवंबर का बिजली का बिल नहीं दिया और दिसंबर का भी बिजली का बिल नहीं दिया, तो नवंबर का भी पेबल आ रहा होगा मेरी किताबों में, दिसंबर का भी पेबल आ रहा होगा, जनवरी का पेबल आ रहा होगा मेरी किताबों में, क्योंकि 31 दिसंबर को अभी तक मैंने बिजली यूज़, तो ये चीज़ सर्विस यूज़ करते हैं तो पेबल बनता है, सर्विस यूज़ करते हैं तो पेबल बनता है। इस बात पे कायम रहिएगा। एंड पे आपने फटा नहीं डालना, आप लोगों ने फटा डालना है एंड पे। अच्छा, ईयर एंड कौन सा है हमारा? 30 जून 17। ऑन यकम नवंबर 16 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ऑन यकम नवंबर 16 इस दिन ना, ऑन यकम नवंबर 16 इस तरह पीला कर लें। इस दिन ऑन यकम नवंबर 16 a new law was introduced requiring all factories to install special safety equipment within 5 months। हुकूमत ने कहा भाईजान 5 मंथ्स तक सब ने स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट लगा लेने हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इमरान खान ने 31 मार्च की डेडलाइन दे दी है। 31 मार्च के बाद पुलिस के बंदे डंडे लेके आ जाएंगे जिन लोगों के दफ्तरों में स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगे होंगे। फुल स्टॉप। द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन, 1 करोड़ 50 लाख का इक्विपमेंट वॉज ऑर्डर्ड। हमने ऑर्डर कर दिया फरवरी में, फरवरी 2017 में। हमने ऑर्डर कब किया? फरवरी 17 में। बहुत सुस्त लोग थे हम, बिल्कुल जब सर पे पड़ी ना तो फिर हमने जाके ऑर्डर प्लेस किया।
हमने कहा यार वो सप्लायर को जाके कहा यार वो सेफ्टी इक्विपमेंट हमने खरीदने, तो हमने बहुत डिले जाके बहुत लेट जाके ऑर्डर प्लेस किया, बहुत सुस्त लोग हैं। द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 वाज ऑर्डर्ड इन फरवरी टू बी इंस्टॉल्ड बाय 30 अप्रैल। यार ये हम पागल हैं कि उस 30 अप्रैल की डेट उससे तय करके आए हैं, हालांकि हमें पता है कि हुकूमत ने कहा हुआ है कि भाईजान 31 मार्च के बाद जो है वो डंडा प्रोग्राम शुरू हो जाने, आपको मारा जाएगा। तो हम पागल हैं कि हम कह के आए हैं कि यार 30 अप्रैल तक हमें दे दो खुदा के लिए। यार असल में वजह ये हुई होगी, शायद उसके पास इतनी डिमांड होगी हो एकदम चीज़ों की कि उसने कहा होगा भाईजान रोटी शाम को ही मिलेगी। आप कहें घर मेहमान बैठे हैं, यार खुदा का खौफ कर, मेहमान बैठे हैं 3 बजने वाले हैं, भाईजान ऑर्डर मेरे पास पहले बड़े लगे हुए हैं, आपको रोटी चाहिए शाम को ही मिलेगी। तो अब आप ज़रा इधर देखें, मैं क्यों वैसे मान गया हूँगा कि अप्रैल के अंदर आके चीज़ें खरीदूँ? शॉर्टेज होगी तो ठीक है, वो मेरा और उसका मामला। तो अप्रैल सस्ता दे रहा होगा वट एवर द रीज़न में भी, बट मैंने उसको मुँह से क्या कह के आया हूँ कि हुकूमत के बंदे आगे 31 मार्च को उनको मैं हैंडल कर लूँगा, खुदा के लिए अप्रैल तक तो आके डिलीवर कर जाएंगे चीज़ मेरी। However, the supplier delayed installation. थोड़ी सी मैंने लेट की, थोड़ी सी उसने गेम डाली। However, supplier delayed installation till 31 जुलाई। वो उसने मुंह से बोला था कि मैं इंशाल्लाह तुम्हें, मैंने इस दिन ऑर्डर प्लेस किया था, इस दिन सामान आ जाना था, लेकिन ये उसने भी कोई गेम डाली आगे, उसने 3 महीने लेट कर दिया। डन। What is the date at which I placed the order? What is the date at which I placed the order? February. उसने वादे के मुताबिक कब देना था? 30 अप्रैल को। ये डीओजी की हड्डी नहीं है, टेंटिव रहो तुम लोग, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। अच्छा, और ये जबड़ा बना हुआ है। अच्छा, तो उसने कब ऑर्डर प्लेस किया था? फरवरी में। उस डिलीवरी कब करनी थी सप्लायर ने? और उस शहजादे ने गेम डाली। ये उसकी गेम है, हमारी गेम है? उसकी गेम है। उसने गेम डालते हम अप्रैल में गए, हमने कहा सेफ्टी इक्विपमेंट कहते हैं सेफ्टी। अच्छा, फिर हम जाते रहे। हमने कहा यार तुझे तो ऑर्डर करके फंस गए। उसने कहा 1.5 करोड़ नहीं वापस करूंगा। हमने कहा इक्विपमेंट तो दे दे। ये इधर आके इसने इक्विपमेंट लगाया। अब देखते हैं हमारे साथ हुकूमत ने आगे क्या की, वो जरा पढ़ लें। ऑन 5 अगस्त 17 साल के बाद है, छोड़े परे, क्लास खत्म। नहीं। ऑन 5 अगस्त 17 बैठ जाओ। ऑन 5 अगस्त 17 मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपने ऑन 5 अगस्त 17 द कंपनी रिसीव्ड द नोटिस। ऑन 5 अगस्त 17 द कंपनी रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज। 5 अगस्त 17 को नोटिस आया फ्रॉम द अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन। उन्होंने हमें 1.6 मिलियन पेनल्टी लगाई है। क्यों? और पीली लाइन नजर आ रही है, उन्होंने हमें पेनल्टी, उसने इंस्टॉल कब किया है? 31 जुलाई। यकम अगस्त लिखा हुआ है, 31 जुलाई लिखा हुआ है। 5 अगस्त या 31 जुलाई एक ही बात होगी ना। उसने इंस्टॉल कब तक कर दिया है? 5 अगस्त को या 31 जुलाई तक? 31 जुलाई को उसने इंस्टॉल कर दिया। इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था, इस महीने भी नहीं इंस्टॉल था। ये इमरान खान के बंदे बोल रहे हैं, इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था, इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था, इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था, इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था। जब इमरान खान के बंदे ने बोलना चाहा इस महीने में भी नहीं इंस्टॉल था, हमने कहा नहीं, इस महीने तक तो मैंने करना ही नहीं था। कहते तो ये 4 महीने नजर आ रहे हैं आपको, फील हो रहे हैं ये 4 महीने? क्या आप एग्री करते हैं कि मैंने 4 महीने वायलेशन की है? 4 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा, तो क्या आप एग्री करते हैं ने 4 महीने वायलेशन की है? ठीक है जी। अच्छा, तो ऑन 5 अगस्त 17 द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन, दैट इज 0.4 मिलियन फॉर ईच मंथ। जिसको नहीं समझ आ रही थी 4 महीने आई के आपने बता दिए। उसने कहा 1.6 मिलियन की पेनल्टी है, उसमें से 0.4। तो इस महीने का जुर्माना बताएं। 0.4 इसका, 0.4 इसका, इस महीने का। तो ये किस से किस महीने का है बताएं, लिखें यहां किस से किस महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग विच द वायलेशन कंटिन्यूड। वायलेशन कंटिन्यूड तो हमने स्काई ब्लू से वैसे समझ भी लिया था। इट इज प्रोबेबल, अच्छा छोड़ो इसको, इट इज प्रोबेबल दैट, इसको नहीं यार ये कुछ और है, ये रीइंबर्समेंट वाली साइड पे निकल गया।
अभी बता दो जी, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्रोविजन बुक करें या ना करें, पहले तो ये बता दें, पेनल्टी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना कि हुकूमत बड़ी नरम है और ये है और वो है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और लॉयर से भी हमने राय नहीं मांगी, सवाल ही खत्म हो गया। फुल स्टॉप के बाद आपको पता है एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी, वो हम 3 डब्बे बना के समझेंगे। वो सप्लायर कोई तीसरी पार्टी है, हम 3 डब्बे बना के समझेंगे। अभी मुझे सिर्फ बता दें, मैं और गवर्नमेंट हूँ, विजुअलाइज करें आंखें बंद करके, मैं और गवर्नमेंट, मुझे ना अपने आप को, मैं और गवर्नमेंट हूँ, और मेरे से कितने अरसे की पेनल्टी मांग रही है? 4 महीने की। कितने अरसे की पेनल्टी मांग रही है? 4 महीने की पेनल्टी मांग रही है। बताएं जी क्या क्या एंट्री करूं? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कितने रुपए से? 1.6 से 1.6 से 1.2 से 1.2 से। बिजली के बिल वाली बात सुनी थी मेरी? बिजली के बिल वाली बात सुनी थी? एज ऑन 30 जून खड़े होके, अच्छा बच्चे पता नहीं इसको भी एडजस्टिंग इवेंट में डाल देते हैं। ओ भाईजान, एडजस्टिंग इवेंट में इसको नहीं डालना। मैं भी मानता हूं ये जुर्माना मेरे पे बनता है, आप भी मानते हैं ये जुर्माना इस बंदे पे बनता है, लेकिन भाईजान लाइबिलिटी के अंदर एक चीज होती है, पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट, मैं जो इधर खड़े होके इशारिया 4 की लाइबिलिटी बुक करूंगा, इसका पास्ट इवेंट है नॉन कंप्लायंस इन अप्रैल। मैं इधर खड़े होके जो ये वाला 0.4 बुक करूंगा, इसका पास्ट इवेंट है नॉन कंप्लायंस इन मई। मैं जो इधर खड़े होके इस वाला, पता नहीं तीसरा किधर चला गया, चौथा ये पड़ा हुआ है, मैं जो ये वाला जून वाला 0.4 बुक यहां खड़े होके करूंगा, इसका पास्ट इवेंट होगा नॉन कंप्लायंस इन जून। फ्यूचर की लाइबिलिटी अभी नहीं बुक हो सकती, तो पास्ट इवेंट लाइबिलिटी में होना शर्त है। इसलिए लाइबिलिटी कितने की बुक हुई है? 1.2 की। और बाकी इंशाल्लाह इशारिया 4 भी इमरान खान नहीं छोड़ेगा, वो जब हम देंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर लेंगे 0.4 की। तो याद रखिएगा ये ना ओवर टाइम टाइप कोई चीज़ है जो डेली जुर्म करने के ऊपर बुक होती है लाइबिलिटी। तो ओवर टाइम टाइप चीज़ है, तो इसको एकदम बुक नहीं कर सकते 4 सालों का। जितना हो गया है उतने के लिए लाइबल फील करें। जितना अगले महीनों का जुर्माना है तो उसे किस साल में ले जाए? मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगले साल में ले जाए। डन? अच्छा, अगली बात, अब इट इज प्रोबेबल दैट दिस पेनल्टी, यानी एग्जैक्ट इशारिया 4 दे देगा अगला बंदा। इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब मुझे पता है लो चांस है, लो चांस है कि सप्लायर मुझे पेनल्टी दे देगा। फिलहाल मुझे यह बताएं, सप्लायर मुझे कितनी पेनल्टी वापस करेगा? टोटल बतानी है, टोटल मुझे कितनी वापस करेगा? टोटल पहले भाईजान, सप्लायर जो है ना इस महीने की पेनल्टी मेरी भरने को तैयार नहीं होगा। कोई वजह बता दे क्यों? थोड़ी सेंस, बिजनेस सेंस यूज करें। सप्लायर मेरी ये वाली पेनल्टी क्यों नहीं भरेगा? ये डॉट नजर आ रहे हैं? सप्लायर ने वादा किया था एक अप्रैल के एंड तक दे दूंगा। सप्लायर ने कितने महीने का डिफॉल्ट किया है? वो मेरा और सप्लायर का आपस का डिफॉल्ट है, उससे हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। अब मैं जाऊंगा और मैं जाके सप्लायर को गर्दन से पकड़ूंगा और गर्दन से पकड़ के कहूंगा तेरी वजह से ये पेनल्टी, सप्लायर है अपने पांव पे खड़ा है, तो सप्लायर को कहूंगा तेरी वजह से ये पेनल्टी पड़ी। अब सप्लायर कितने महीने का जुर्माना भरेगा? 1, 2, 3। हाई चांस है, हाई चांस है, मैंने लो चांस तो नहीं बोला था, हाई चांस, लो माजरत, आई टेक माई वर्ड्स बैक, हाई चांस है, लेकिन भाई वर्चुअली सर्टन नहीं है, वर्चुअली सर्टन नहीं है। तो जो ये जो कंटिजेंट ऐसे होते हैं ना, डिस्क्लोज करते हैं, तो लेने उससे कितने हैं? 0.4 सॉरी ये वाला 0.4 नहीं, मई वाला, जून वाला और जुलाई वाला, ये उससे लेने हैं मैंने। लेकिन इसमें से सिर्फ ये दोनों की मैं बात करूंगा क्योंकि ये बात की बात है। तो बताएं कितना कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे? 0.8 का कंटिजेंट एसेट। ठीक है, जरा पॉज करो, फाइनल अकाउंट का सवाल करना है नमाज के बाद। अच्छा भाई, इसमें ये जो अभी हम सवाल करें ना, इसमें ये ना समझिएगा कि 22 जून को धमाका हुआ, और बात सुन, 22 जून को धमाका हुआ, 22 जून को 7 एम्प्लॉयज़ आ गए, 22 जून को 7 एम्प्लॉयज़ आ गए, और 2 जुलाई को 3 एम्प्लॉयज़ आ गए। तो इसमें ये ना कहिएगा ये बाद में आए हैं तो ये नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि ये धमाका पहले हो चुका है, पटाखे पहले बज चुके हैं। तो इसलिए इसको इससे मिक्स ना कीजिएगा, ये तो पेनल्टी ओवर द टाइम से रिलेट करती है ना। तो इसलिए जुलाई के अंदर अगर जो है वो हमने नॉन कंप्लाइंस की है तो उसकी सज़ा जुलाई में मिलेगी, ना कि उसको किस पे बुक कर लें, जून में बुक कर लें। लेकिन अगर 22 जून को धमाका हो
कुछ एम्प्लॉयज़ 22 जून को आ जाएं और कुछ एम्प्लॉयज़ जुलाई के महीने के अंदर आएँ, तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में सबकी प्रोविजन बुक करेंगे। यही करते थे ना पिछले सवालों में। अच्छा, इसकी ना भाई इस तरह की एक केबल होगी, इस तरह का कनेक्टर होगा, तो आप साथ वाले रूम से ज़रा देख लें, साथ वाले रूम से ले आएँ। ओके, नहीं सेटिंग्स का मेरा नहीं ख्याल मसला होगा। अच्छा, अगला आप निकालें फाइनल अकाउंट का सवाल, पास पेपर का क्वेश्चन 11। भाई धमाके और पटाखों की बात हुई है और आप लोग किधर थे? अच्छा जी, पास पेपर का क्वेश्चन 11, पेज नंबर 300। अच्छा, फाइनल अकाउंट के सवालों में ना अल्लाह आपका भला करें, मार्कर नहीं है इधर। फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर जो है ना ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है ना, ये लिख लें पास पेपर की। ये बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर वाले सवाल हैं, क्वेश्चन 1 और 2 लिख लें। क्वेश्चन 1 और 2 फाइनल अकाउंट के सवालों में बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर वाले सवाल हैं। और फाइनल अकाउंट में जो क्वेश्चन फिक्स वाला कौन सा है? 6, क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 6 बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर है या P&L के डिस्क्लोजर है? P&L के डिस्क्लोजर है। अच्छा, अब जी आप क्वेश्चन नंबर 11 निकालें। द फॉलोइंग बैलेंसेस, पेज नंबर 300 किताब का। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लैमिनेट लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2019। और इसमें सिर्फ अभी 2 चीज़ें ढूंढें आप। डिविडेंड 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, ज़रा ढूंढें और इस इंफॉर्मेशन से डिविडेंड का अकाउंट बनाएं। डिविडेंड 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, इस इंफॉर्मेशन से डिविडेंड का अकाउंट बनाएं। यार मार्कर भी ला दो, आपको मैं बार बार तंग कर रहा हूँ, इसमें मार्कर ले आओ। अच्छा, मिल गया जी डिविडेंड। कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है? 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। एक किस नाम से? रिसीवेबल के नाम से, और दूसरा किस नाम से? इनकम के नाम से। अच्छा, ये इनकम कितनी है? 30 और रिसीवेबल कितने? 10। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डिविडेंड इनकम का अगर अकाउंट बनाऊं आपके सामने, तो किसी को फॉर्मेट याद है? इधर इधर ओपनिंग रिसीवेबल, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल, याद है? ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, इधर कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कैश इधर, मैं भी इस तरह याद करता हूं अगर कभी भूले, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। पास पेपर का क्वेश्चन पेज नंबर 300 है मोहतरम। अच्छा, और इधर P&L, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा P&L, या कभी कभी हम यहाँ इनकम का लफ्ज़ भी लिखते थे। चलें जी, ये अकाउंट मुझे पूरा करवा दें। क्लोजिंग रिसीवेबल बोलें कितने? क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल क्लोजिंग ही होगा ना। क्लोजिंग रिसीवेबल कितने? 10। इनकम कितनी है? 30। बैलेंसिंग कैश लूँ या ओपनिंग रिसीवेबल? नहीं यार, ओपनिंग रिसीवेबल तो ठीक है अब, लेकिन क्या करें, ओपनिंग रिसीवेबल ना लें, बेहतर है जो रेकरिंग नेचर के। कुछ ना कुछ रिसीव भी हुआ होगा ना, अगर 30 कमाया तो ऐसे में पूरा साल ऑर्गेनाइजेशन में चंडी करा के रखा हो, तो रिसीवेबल है 30, तो कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो बेहतर है फिर ओपनिंग्स को बैलेंसिंग निकालने की बजाय बेहतर है जो करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है उसी के होने का ज़्यादा चांस है। तो 20 को किस में डाल दें जी? कैश में। डन। अच्छा, अब आखिरी एडजस्टमेंट हमने पढ़नी है, और आखिरी एडजस्टमेंट हमने पढ़ के डिविडेंड की एडजस्टमेंट के करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स पे असरात सोचने हैं। सिर्फ ये वैसे बता दें, जनरल टैक्स रेट क्या है बिजनेस का? 30 एक्सेप्ट अदरवाइज। अगर कहीं और कोई और रेट बता दे तो वो तो और बात है, लेकिन कहते हैं जनरल रेट क्या है? 32%। डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। डिविडेंड मिलने पे टैक्स लगेगा या डिविडेंड इनकम में चला गया यानी रिसीवेबल होगा उस पर टैक्स लगेगा? मिलने पे टैक्स लगेगा, रिसीवेबल पे?
मिलने पे टैक्स लगेगा। डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग। टैक्स डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 15% इन 2019। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम अगला साल डिविडेंड रिसीव्ड वुड बी टैक्सेबल एट, अगले साल से डिविडेंड का रेट क्या हो गया? 20% हो गया। डन। अच्छा, हमने ना इस तरह का सवाल किया था, लेकिन उसमें ना ये जो अकाउंट था ना, उस अकाउंट में ना कैश वगैरह नहीं था। उस अकाउंट में रिसीवेबल गिवन होता था, उसी को मैं इनकम ले लेता था। याद है, इधर लिखता था, मैं कहता था इधर निकाल लें बैलेंसिंग। हमने इस तरह का सवाल किया हुआ है, इस तरह का सवाल किया हुआ है। अब सवाल में क्या है? रिसीवेबल भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा कैश भी है। तो हमारा सवाल क्या है? बोले 10 और इधर 20। अच्छा, अब माशाल्लाह आप मुझे बता दें कि डिविडेंड पे जब पैसे मिलेंगे तब टैक्स लगेगा, तो कितने डिविडेंड पे इस साल हुकूमत को टैक्स दूंगा, कितने डिविडेंड पे डेफर करके हुकूमत को टैक्स दूंगा? सादा सा है, कितने डिविडेंड पे इस साल टैक्स दे दूंगा, कितने डिविडेंड पे डेफर करके टैक्स दूंगा? 20 पे इस साल दे देंगे टैक्स और 10 पे। अब ये पैट पूट वाला चक्कर तो कोई है नहीं इसमें, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले IAS 28 का एक सवाल किया था, पैट उल्टाएं और डिविडेंड डाल लें, ऐसे तो कोई चक्कर है नहीं। इसमें खाली क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रॉफिट्स में पूरा 30 पड़ा होगा। मेरे प्रॉफिट्स में क्या पड़ा होगा? 30 पड़ा होगा। अब एक काम मैं करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है। जब मैं करंट टैक्स की वर्किंग करूंगा, when I will do the working of current tax, जब मैं करंट टैक्स की वर्किंग करूंगा तो प्रॉफिट मेरा जितना भी आए, मुझे क्या, मैं लेस करूंगा 30 और मैं ऐड कर दूं 20। नहीं, मैंने आपको कहा हुआ था कि इनकम को उल्टा दिया करें, कैश को डाल दिया करें। इनकम को उल्टा दिया, अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग मान रहे हैं तो इनकम को उल्टा दें और कैश को डाल दें। अगर मैंने इनकम को उल्टा के कैश को डाला तो पता है होगा क्या? इधर जो भी जवाब आएगा, इधर जो भी जवाब आएगा उसके ऊपर रेट लग जाएगा। रेट लग जाएगा कितना? 32%। तो क्या मैं चाहता हूं कि जब मैं टैक्स का रेट लगा रहा हूं तो सारी इनकम्स में ये वाला 20 जब इसमें आएगा तो इस पे 32 तो लग जाएगा ना? 32 तो लग जाएगा। तो बता दें, अगर मैं 30 को उल्टा के 20 को इधर डाल दूं तो क्या 20 को इधर डालना बेहतर है या अलग रेट लगेगा? अलग रेट लगेगा। अभी कोई हमारा इस किस्म का चक्कर है कि पैट और डिविडेंड की खेल हो रही है, नहीं, यहाँ पे हमारा इस किस्म का चक्कर नहीं है। हमारा सिर्फ ये चक्कर है कि शायद टैक्स वाले को कैश अकाउंटिंग पसंद है और हमें कौन सी अकाउंटिंग पसंद है? एक्रूअल। तो हम एक्रूअल उल्टा रहे हैं और कैश पे आ रहे हैं। तो इसकी ना बेटर प्रेजेंटेशन पता क्या होती है? इस तरह आप अपने लिखा करें कहीं रजिस्टर पे रफ में और इस 20 को काटा करें। जहन में पेपर में इसी तरह सोच लें कि उल्टा के 20 डालना है, लेकिन नीचे अलग से करके, वो जो आपने से सवाल पूछा था, नीचे अलग करके टैक्स एट द रेट ऑफ डिविडेंड का रेट देख लें इस साल का। भाईजान आपको पता है जब रिसीट अकाउंटिंग होगी तो इस साल के रिसीव वाले पे मुझे इसी साल करंट टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 20 को मैं नीचे डाल देता हूं, इस पे कितने % टैक्स बन रहे? 15%। 2019 तो हमारा साल है। टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। जी बोले, डिविडेंड कितना? 20। तू नीचे आ, जैसे हमने बात की थी, तू नीचे आ, इनटू 15%, वट एवर इट मे बी, वट एवर इट मे बी। और ये जो हमारा पीबी एक्चुअल आएगी टैक्सेबल प्रॉफिट, इस पे कौन सा रेट लग जाएगा? 32%। तो 20 यहां लिखने के पेपर में मार्क्स कटेंगे, यहां नहीं लिखना 20। जिस इनकम को आपने अलग रेट पे लगाना है उसको फिर अलग से। इसका क्या करें यार? इसका क्या करें? इसकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जरा बता दें, क्या करें इसका? 10 रुपए की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, कुछ बता दें, बता दें। हिम्मत करें, कोई मसला नहीं, आप करेंगे। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। डन। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट बताएं।
डिविडेंड रिसीवेबल। थोड़ा सा विजुलाइज करें ना आप कि 20 पे मैंने हुकूमत को टैक्स दे दिया है, मैंने सिर्फ किस पे देना है, 10 पे देना है। 10 पे क्यों देना है? इसलिए कि डेफर करके देना है। डन हो गया। अकाउंटिंग वालों ने पूरा 30 इनकम में डाला हुआ था, वो एक रूल पसंद करते हैं, पूरा 30 माइनस कर दिया मैंने, 30 में से 20 पे अभी दे देते हैं और बाकी 10 पे डेफर करके दे देंगे। तो जो क्लोजिंग्स हुआ करें ना उनको इधर ले आया करें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग में। कितना? और टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश। कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर सबर या शुक्र? सबर। सबर का मतलब सोचना पड़ता है और फिर चीजें पोस्ट करनी। सोचना क्या पड़ेगा? शुक्र में तो बराबर ले लेते थे जब टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, लेकिन इधर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश बेस। ग्रेटर है ना, तो टैक्सेबल टेम्परेरी टैक्सेबल है ना, 10 रुपए अगले साल टैक्सेबल है। कितना आ जाएगा अमाउंट? अगले साल रेट बदल चुके हैं माय डियर। अगले साल रेट क्या होगा? ये पास पेपर का क्वेश्चन 9 और 10 में इस तरह का कॉन्सेप्ट किया था। अगले साल क्या रेट होगा? 20%। डन। तो एट द रेट ऑफ 20% कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डन। हल्का सा नोट कर लें ये। यहां से यहां तक अच्छा जी। रेट चेंज में अब आप बताएं क्या फटा पड़ेगा? रेट में तो आप इस प्रॉफिट पे रेट लगा देंगे। रेट में तो इसी तरह होता है ना, याद है? पीबीटी, सीट बेल्ट, पीबीटी, सीट बेल्ट और टैक्स रेट 32%। रेट में तो सारे पे आपने 32 लगा देना है पीबीटी पे। रेट चेंज का कितने का फड्डा पड़ेगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। रेट चेंज, रेट चेंज इस 20 रुपए का फड्डा कितना पड़ेगा? 17%। 17%। और इस 10 रुपए का फड्डा 12%। 12%। तो रेट चेंज याद आ रहा है ना क्या होता था? रिलैक्स हो जो। रेट चेंज क्या होता था? पीबीटी पकड़ते थे, कोई गलतियां सही नहीं करते थे। क्या पकड़ते थे? डायरेक्ट पीबीटी। पीबीटी पकड़ के एक लाइन लगा देते थे, क्या? रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन में क्या पकड़ते थे? पीबीटी। पीबीटी पे क्या लगा देते थे? टैक्स एट द रेट ऑफ 32 लगा देते थे। तो पीबीटी में तो सारी चीजें पड़ी होती हैं, तो पीबीटी में सब पे 32 लग गया। इन पे कितना लगना था? 15 लगा। कितना? रिकॉन्सिलिएशन कितने परसेंट से आउट होगी? 17%। इस पे कितना लगना था? कितना लग गया? कितना ज्यादा लग गया? तो इन दो वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट होगी। एक और तीसरी वजह जिस वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट होगी, 6 पॉइंट। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। ये तो आप मशहूर जमाना है ना, इसका तो टेंशन नहीं। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैपिटल गेन कितने? 50। कैपिटल गेन होता है शेयर बेच के इनकम कमाई। तो कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 50। ये क्या है सिरे से? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में फिर आपसे ब्लू मार्कर से शो कर दूं, आपको याद होगा सारा एग्जेम्प्ट इनकम का क्या करते हैं। रेड मार्कर है अभी मेरे पास। कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 50। ये ब्लैक मार्कर सारा डिविडेंड के लिए था। तो इधर कितना जी? 50 एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट इनकम परमानेंट डिफरेंस होती है, इसलिए यहां तो जाती नहीं टेम्परेरी डिफरेंसेस में। और रेट चेंज के अंदर जो है वो पूरा फिर 32% आ जाता है। तो रेट चेंज के अंदर ये दूसरा 50 चला जाएगा। डन हो गया। तो ये दो एडजस्टमेंट्स थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सवाल वाले ने ना पहली रिक्वायरमेंट मांगी है P&L। पहले क्या बनाया आप? P&L बनाते हुए 0.6 का क्या इंपैक्ट होगा? P&L बनाते हुए 0.6 का क्या इंपैक्ट होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आसान सा। P&L बनाते हुए हमारी बला से कि चीजें एग्जेम्प्ट हैं, क्या रेट लगना है। P&L बनाते हुए हमें क्या? डिविडेंड इनकम कितनी थी? 30। कैपिटल गेन इनकम 50। और बस अदर इनकम में 80 लिखाइएगा, खत्म बात।
P&L बनाते हुए क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता। P&L बनाते हुए सेल लिखनी होती है जी, P&L बनाते हुए कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी होती है जी, P&L बनाते हुए सोचना होता है डिविडेंड पे टैक्स है या नहीं, नहीं, वो तो करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स में सोचना होता है। तो P&L बनाते हुए जैसे सेल उठानी है एज इट इज, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल उठानी है एज इट इज, वैसे ही इंशाल्लाह डिविडेंड इनकम उठाएंगे एज इट इज 30 उठाएंगे, या P&L में 30 उठाएंगे, या P&L में 20 उठाएंगे? P&L में 30 उठा के डालेंगे तो फिर माइनस करेंगे ना ये वाला 30, और 50 उठा के डली होगी P&L में तो निकालेंगे ना। तो P&L में क्या करना है इनको? सेल को भी एज इट इज लिख देना है, कॉस्ट ऑफ सेल को भी एज इट इज लिख देना है, और डिविडेंड इनकम को भी एज इट इज लिख देना है, और कैपिटल P&L में इनकम्स डालते हुए ये नहीं सोचना क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है, किसका डिफरेंट रेट है। ये सारा स्यापा कब सोचने हैं? पीबीटी के बाद। तो पीबीटी पे तो पहुंचेंगे तो फिर अगला स्यापा सोचेंगे। तो इंशाल्लाह P&L में आपको मसला नहीं आएगा। P&L में आप ये 30 और 50 एज इट इज उठा के लिख देंगे। ओके, अच्छा, अब अगली मैं बात करूं आपसे, इस सवाल के अंदर जो है ना एक इशू था, वो ये था कि हम ये वाली वर्किंग ना इस तरीके से नहीं कर सकते थे, ये वाली वर्किंग इस तरीके से, क्योंकि इसका नाम हमने रखा हुआ है बैलेंस शीट अप्रोच। इसका नाम क्या रखा हुआ है? बैलेंस शीट अप्रोच। एक और अप्रोच भी होती है, एक और अप्रोच भी होती है, वो किसी को याद आ रही हो? बोलें 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 बोलें। अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंट। और ये अप्रोच कब यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अकाउंटिंग शॉर्टकट अप्रोच होती है, वो फिर ये सारा काम नहीं करते, उसमें इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ऐसा ही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस नहीं यार, ग्रेटर या लोअर देखते होते हैं, माइनस बोलोगे तो कंफ्यूज हो गए, फिर डिफरेंस आ जाता है और फिर टैक्स आ जाता है। ये अप्रोच कब यूज करनी है? ये अप्रोच कभी यूज नहीं करनी। लेकिन अगर पूरे सवाल में एक चीज की भी कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस का डाटा हम इससे छुपाने की कोशिश करेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे कि एक चीज की भी, फर्ज करें लीज्ड एसेट है, उसका राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी सब निकल सकता है, वारंटी का कैरी डाउन निकल सकता है, डेटर्स के कैरी डाउन निकल सकते हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट के कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस में से कोई चीज मिसिंग कर दे तो हम जितनी मर्जी जान मार लें हम इस अप्रोच में, बाकी सारी चीजें फिल कर लेंगे, एक चीज रह जाएगी हमारी। तो 4 5 6 आइटम इधर आने हों, उनमें से एक की भी कैरिंग अमाउंट, सॉरी इधर 4 5 6 आइटम इधर आने हों, एक की भी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या कर दे, मिस कर दे, तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो मजबूरन हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग प्रॉफिट। डन हो गया। तो इस अप्रोच को अब मैं हल्का सा आपको रिवाइज कराने लगा हूं, और ये सवाल में क्यों करनी थी वो सुन लें इधर। इस सवाल में ना होने से शुरू होनी है। अच्छा, इस सवाल में ना गिवन थी टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो लिखें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है। लिखे ना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल है नहीं है, पॉइंट से 4 के साथ देख लो, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं। डब्ल्यूडीवीज गिवन है या सिर्फ डेप्रिसिएशंस गिवन है? डेप्रिसिएशंस गिवन है। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाली चीजें गिवन है या एज ऑन टाइप? फॉर द ईयर। तो लिखें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरन हम बोले कौन सी अप्रोच? ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाली अप्रोच यूज करेंगे, शॉर्टकट अप्रोच यूज करेंगे। पॉज करना। अच्छा जी, तो इधर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे और क्या लेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट और उनका डिफरेंस, और उसके बाद क्या लगा देंगे? टैक्स रेट लगा देंगे। तो इसको निकालें जरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट सॉल्यूशन में। फाइनल अकाउंट, हाँ पेज नंबर 331, ना यार, ना तो बस कर दे यार। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 587। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 324। दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड दिस इज
टैक्सेबल प्रॉफिट। चलें ठीक है, इससे आगे मैं जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन शुरू करता हूँ। अब हमें वीडियो बंद करनी पड़ी है। अब हमारे एक तो वो सवाल होंगे, वो जो 7-8 मैंने बताई हैं अपलोड्स करनी है, वो कौन सी वाली हैं? ये आज के नोट्स में पेज 2 पे, ठीक है। तो इसमें अब एक और हमारा आइटम ऐड हो गया, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 फाइनल अकाउंट का। इसकी 15-20 मिनट की डिस्कशन हमारी और होगी, तो वो मैं फिर एक क्लिप बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो अब क्लिप के नाम से ही होगा, वो कोई 118 के पार्ट के नाम से नहीं होगा। अब हमारा एक सवाल पिछली क्लास वाला रहता है, वो फाइनल अकाउंट का मैंने आपको कहा था ट्राई करना है। उसमें करंट ईयर में ही एरर्स हैं, कोई पुरानी एरर्स नहीं है सेट की, उसमें करंट ईयर में एरर्स हैं और करंट ईयर में उसका टैक्स का इफेक्ट है। बड़ा आसान सा सवाल है, कितने लोगों ने ट्राई किया? पिछली क्लास के नोट्स में दिया था, लेक्चर 117 पार्ट सी एंड डी, वो ट्राई कीजिएगा। तो अगले में मैं जो है उसको डिस्कस कर लूँगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ें अब मेरी तरफ से रह गई हैं। मैं ये कोशिश करूँगा ये फाइनल अकाउंट वाली चीज़ आदि हो जाए। ठीक है, क्लोज़ करें।